नमस्कार सभी का। एनसीईआरटी हिस्ट्री के डे 14 लेक्चर 2 वैदिक एज आज हमारा लेक्चर है। तो हमने लास्ट लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी। आज हम वैदिक एज करेंगे। वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, कौन सी बॉडी कैसी थी, ज्योग्राफी कैसी थी, आपकी सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, वो सब कुछ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इसका भी हमने एनसीईआरटी के अंदर जैसे हम सारे चैप्टर्स का बेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इसका भी हमने यहाँ पे बेस एस्टैब्लिश करना है। इसे शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका डिक्लाइन पढ़ना जरूरी है कि वो सिविलाइजेशन, अगर वो इतनी एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन हम उसे कहते हैं, अगर वो इतने एडवांस थे तो वो खत्म ही क्यों हो गए। देखो उसके तीन मेन कारण माने जाते हैं। कोई एक फिक्स आज तक कोई थ्योरी इमर्ज नहीं हुई है कि कैसे वो खत्म हुए हैं, तो अलग अलग थ्योरीज हैं कि वो कैसे कैसे खत्म हुए। सबसे पहला जो कारण माना जाता है वो है फ्लडिंग। देखो जितने भी इंडस वैली शहर हैं वहां पे हमें कई जगहों पे सबूत मिले हैं कि उन शहरों के अंदर फ्लडिंग होने लगी थी। कैसे? देखो ज्यादातर जो शहर थे वो नदियों के साथ बने हुए थे। ठीक है, तो जब आप नदियों के बिल्कुल साथ साथ शहर बना रहे हो, हमने लास्ट में सिटेडल वो सारे मैप के साथ भी पढ़ा था, जब यहाँ पे आपके ये सारे के सारे शहर बने हुए हैं, अगर आपकी नदी के अंदर फ्लो बढ़ने लग जाएगा, अगर आपकी नदी के अंदर पानी बढ़ने लग जाएगा, वो हर बारी हो क्या रहा था, हर सीजन जैसे ही, जैसे अब इंडिया के अंदर मानसून आते हैं, बारिशों का मौसम आता है, ये नदियों में पानी जैसे इंक्रीज होता था ये शहरों के अंदर आ जाता था। तो हमें बार बार देखो, हमें कैसे पता चलता है कि फ्लडिंग के सबूत कैसे मिलते हैं? जब भी पानी आएगा ना, पानी के साथ ऑब्वियसली मिट्टी भी आएगी, दीवारों के साथ हमेशा वो कोई ना कोई रगड़ मार के या वो अपना निशान छोड़ के जाती है। तो इससे जब बार बार ये निशान उनकी दीवारों पे पड़े हुए हैं तो उससे हमें पता चलता है कि अच्छा इन शहरों में बार बार फ्लडिंग हो रही थी। ठीक है, तो शायद इन लोगों ने अपनी, ऑब्वियसली किसी भी शहर में अगर बार बार फ्लड आ रहे हैं तो जरूर करोगे, पर जब इतनी ज्यादा फ्लडिंग होती रहेगी, प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, तो कोई एक सस्टेनेबल लाइफ आप जी नहीं पाओगे। इसी कारण शायद इन लोगों को शहर अल्टीमेटली यहाँ से लोग छोड़ छोड़ के जाने लग गए कि इन शहरों में रहने का ही कोई फायदा नहीं है जब बार बार फ्लडिंग होने लगी थी। तो शायद यहाँ से लोग माइग्रेट करने शुरू हो गए, कहीं और जाके रहना शुरू हो गए। इस कारण ये शहर लॉन्ग टर्म में खाली होने शुरू हो गए। एक और चीज क्योंकि देखो ये दूसरा फैक्टर इसी के साथ में जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा था। देखो इंडस इंडस के रिवर्स जितनी भी हैं ये ग्लेशियर से पानी आता है। ग्लेशियर से पानी आएगा, उसके कारण भी पानी बढ़ रहा था। ठीक है, अब जितना पानी बढ़ता जाएगा तब भी आपको यहाँ से शहर अपने नदियों से दूर मूव करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर परमानेंट फ्लडिंग ही होने लग जाएगी उस एरिया में। इस कारण भी आपकी नदियों में फ्लडिंग हो रही थी। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के कारण जो है आपका सी लेवल, जो समुन्द्र का जो पानी का लेवल है वो भी बढ़ने लग गया था, क्योंकि अगर सारी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, सारी जगहों पे नदियां ग्लेशियर से और ज्यादा पानी लेके आ रही हैं, तो ऑब्वियसली समुन्द्र का पानी भी बढ़ने लगेगा। समुन्द्र का पानी जितना बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम कहाँ आई, जो गुजरात में जैसे लोथल शहर है, लोथल में हमें सबूत मिले हैं जैसे ना वो वुड के, लकड़ के बैरियर्स बना रहे थे समुन्द्र की साइड, ताकि समुन्द्र का पानी रोक सके शहर के अंदर आने के लिए। ठीक है, पर ऑब्वियसली लकड़ को इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर भी नहीं बना सकती, और समुन्द्र का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था तो शहरों के अंदर पानी आता ही रहता था। इस कारण लोथल जो एक पोर्ट सिटी थी, बंदरगाह था, पोर्ट सिटी थी यहाँ पे, इसे भी फाइनली लोग खाली करके जाने लग गए। तो समुंदर से भी क्योंकि ये ट्रेड करते थे तो लोथल शहर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये भी खाली होने लग गया, और बाकी शहरों के अंदर नदियों का पानी आने लग गया तो वो भी खाली होने शुरू हो गए। क्लाइमेट चेंज के कारण और चीजों पे भी फर्क आया। जैसे कई बारी नदियों के, देखो जैसे ये नदी यहाँ पे कोई ट्रिब्यूटरी जा रही है, ये सारे शहरों को यहाँ पे फीड कर रही है, अगर ये नदी अपना रास्ता ही बदल गई, यहाँ पे ये नदी रही ही नहीं। ठीक है, अ, मान लो यहाँ पे अब ये नदी रही नहीं, ये जो शहर थे यहाँ पे अब कोई नदी रही नहीं, इनकी तो पूरी लाइवलीहुड ही नदी के ऊपर टिकी हुई थी। नदी से इरिगेशन फैसिलिटीज लेते थे, पीने का पानी वहां से लेते थे। ठीक है, इनका ट्रेड उसके थ्रू बहुत ज्यादा चलता था। तो जब
नदी ही वहां नहीं रही तो ये शहर धीरे धीरे अपने आप ही बंजर होने लग गए, क्योंकि खेती फेल होने लग गई। ठीक है, इस कारण भी शायद लोगों ने यहाँ से मूव आउट करना शुरू कर दिया और ये शहर खाली हो गया। ठीक है। और अगली चीज है कि देखो वेजिटेशन में भी चेंज आया होगा, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होने लगा धीरे धीरे धरती, देखो एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है। आज भी हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धरती गर्म होती जा रही है। एक्चुअली ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है, जहां पे एक धरती गर्म और ठंडे के बीच में लगातार मूव करती रहती है। धरती एक पॉइंट तक गर्म होगी, फिर सारी गैसेस इस हद तक रिलीज हो जाएंगी कि चारों ओर अर्थ के क्लाउड बन जाएगा। फिर धरती जमनी शुरू हो जाती है, बर्फ बननी शुरू हो जाती है, आइस एज आ जाती है। फिर एक हद तक अर्थ सारी की सारी जम चुकी होगी, उस तक तब तक आपके सारे क्लाउड छट जाएंगे। फिर दोबारा से सनलाइट आने लगेगी, फिर से ऐसे मेल्टिंग। तो अभी हम थर्ड साइकिल में ऐसे घूम रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी अर्थ गर्म हो रही है। ठीक है, तो वो नेचुरल प्रोसेस भी हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि इंसानों ने कोई फर्क नहीं डाला। हमने इस प्रोसेस को बस तेज कर दिया, ये प्रोसेस नेचुरली भी होना था, हमने बस इस प्रोसेस को तेज कर दिया। ठीक है, ये इन्वायरमेंट में जाके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर बात करें, देखो जैसे जैसे धरती गर्म होने लगे वेजिटेशन में भी चेंज आया। तभी जब हमने जैसे लास्ट लेक्चर में सील पढ़ी थी, पशुपति सील, उसके अंदर हमने राइनो जैसे एनिमल्स, उसके चारों राइनो, टाइगर, ये सारे जानवरों को ना पानी, ये वाटर बॉडीज के ज्यादा आसपास रहते हैं। लॉन्ग टर्म में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी हुई है, यहाँ पे आपके जैसे जैसे वेजिटेशन में चेंज आया, पानी की कमी बढ़ती गई यहाँ पे। ये सारे जानवर भी इसी कारण यहाँ पे अब नहीं रहते। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जब यहाँ गर्मी हुई होगी, इन सब के लिए पानी यहाँ पे कम पड़ा और ये सारे भी ईस्टर्न इंडिया की साइड मूव कर गए। इसलिए राइनो, टाइगर, ये एलिफेंट्स, इनमें से अब कोई भी आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया की साइड नहीं पाया जाता। ठीक है, जो आज पाकिस्तान और उसके बाद पंजाब, ये सारा एरिया, यहाँ पे अब ये जानवर नहीं पाए जाते। उसका एक मेन कारण यही रहा होगा, वेजिटेशन चेंज हुई। ठीक है, उसके कारण क्रॉप पैटर्न्स पे फर्क आया, इनकी खेती के ऊपर भी असर पड़ा। इस कारण भी इन्हें यहाँ से मूव आउट शायद करना पड़ा हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, जो भी ये चीजें अक्कर हो रही हैं, देखो ये मूव आउट कहाँ कर रहे थे। अब अगली थ्योरी पढ़ाने से पहले, जो ये वैदिक एज है ना, इस चीज के लिए ये बताना जरूरी है कि हमारी वैदिक एज की ना अपने आप में दो थ्योरीज हैं कि ये किन लोगों ने, देखो वैदिक एज हम तब कहते हैं जब इंडिया के अंदर जो आपके जब आके वेद लिखे गए हैं, जिन एज में वेदास लिखे गए हैं, तो इंडस वैली से पुरानी सिविलाइजेशन है। अब वेद किसने लिखे हैं, इसके ऊपर अपने आप में कंट्रोवर्सी है। ठीक है, एक थ्योरी कहती है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही लोग थे, क्योंकि धीरे धीरे शहरों को चलाना, देखो शहरों को चलाने का भी तो अपना ज्यादा खर्चा होगा। जब आपकी इकोनॉमी फेल होने लगी, क्रॉप गिरे, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को शहरों को छोड़ के मूव आउट करना पड़ा, और इन्होंने रूरल एरिया में रहना शुरू किए, छोटे छोटे गांव बनाने शुरू किए अपने। और यही लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे जिन्होंने वेद लिखे हैं। ठीक है, तो इंडिया के अपने लोग हैं जिन्होंने वेद लिखे हैं। दूसरी थ्योरी कहती है कि आपके आर्यंस आए थे इंडिया के बाहर से। ठीक है, इनके भी ये कहाँ से आए, ये भी अलग अलग थ्योरीज हैं। कई सेंट्रल एशिया से आए हैं, कई कॉकस माउंटेन्स आपके रशिया जॉर्जिया के बीच में वहां पड़ते हैं। तो कईयों का कहना है कि कॉकस माउंटेन से आए थे आर्यंस। ठीक है, आपके बाल गंगाधर तिलक ने जो थ्योरी लिखी है उसके मुताबिक ये आपके आर्टिक एरिया, जो रशिया का बिल्कुल ऊपर वाला एरिया है, ये वहां से आए थे। तो ऐसा एक ट्राइब मानी जाती है, और बहुत ही फेमस दुनिया में ट्राइब है आर्यंस की। ठीक है, क्योंकि हिटलर भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इन्हें ही ढूंढ रहा था, प्योर ब्लड के आर्यंस अगर उसे मिल जाए। तो ये बहुत वॉरियर ट्राइब्स मानी जाती थी, लड़ाई करना ही इनका मेन प्रोफेशन था। ये जो आर्यंस थे, ये माना जाता है कि शायद आर्यंस धीरे धीरे इंडिया की तरफ मूव करते आए। उन्होंने इंडिया में आके जब इनके शहर देखे, इन्होंने इन शहरों के ऊपर हमला कर दिया। और क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों के पास कोई भी अच्छे हथियार नहीं थे, क्योंकि उनका मेन मेटल ही कॉपर था। ठीक है, आर्यंस के पास नॉलेज थी, एक तो उनके पास घोड़े भी थे और दूसरे आयरन भी था। इन दोनों की नॉलेज इंडस वैली सिविलाइजेशन को
आयरन की तो हमें कोई सबूत भी नहीं मिले हैं, तो इंडस वैली के पास आयरन तो नहीं था। ठीक है, घोड़ा एक ही हमें मिला है, वो भी लोथल में मिला है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई बाहर से, क्योंकि पोर्ट सिटी थी, तो कोई बंदा बाहर से आया हो, उसकी डेथ हो गई और उससे दफन कर गया, बस एक ही आज तक घोड़े का रिमेन मिला है। तो कोई ठोस एविडेंस नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को घोड़ों के बारे में पता था। ठीक है, क्योंकि घोड़ा ओरिजिनली इंडिया का जानवर भी नहीं है, इंडिया में घोड़े नहीं पाए जाते थे। ठीक है, हमारी इन्वायरमेंट को सूट नहीं करते, हमारे यहाँ पे घोड़े ज्यादा अच्छी ब्रीड नहीं बन पाते। तो यहाँ पे आपकी जो हॉर्स और आयरन की जो नॉलेज लेके आए आर्यंस अपने साथ, इसके साथ इन्हें इन शहरों के ऊपर इन्वेड करना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, इसीलिए मोहिंजोदारो में शायद लोग गलियों में भागते हुए मारे गए हैं, वो उसके सबूत शायद मिले हैं, तभी थे वो। ठीक है, सिटेडल के आसपास दीवारें बनी हुई हैं, वो इसलिए शायद क्योंकि इंडस वाले सिविलाइजेशन वाले कुछ प्रोटेक्शन की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में आपके आर्यंस ने इन्हें रिप्लेस कर दिया, यहां से भागने में मजबूर कर दिया। ये एक थ्योरी ये है। तो इनमें से किसी एक ने आपके, या तो आर्यन मतलब लिखे आपके, देखो जो वेद थे ना, वेद लिखने वाले अपने आप को आर्यंस कहते थे। ठीक है, क्योंकि वेदों के अंदर आर्यंस लिखा हुआ है कि आर्यंस के द्वारा लिखे हुए हैं। पर ये आर्यंस बाहर से आए थे या ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने ही एक नया कल्चर अपना लिया था, क्योंकि शहर मेंटेन करने मुश्किल हो गए थे और उन्होंने रूरल एरिया अपना लिया था, इस कारण वही आर्यंस थे। उनकी लैंग्वेज लॉन्ग टर्म में मॉडिफाई होगी। ठीक है, तो कोई भी एक थ्योरी सही हो सकती है, आज तक इसके कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि कौन सी थ्योरी सही होगी, बस ये पता है। देखो, इसलिए हम कह देते हैं कि शायद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, क्योंकि वैदिक एज भी जो शुरू हुई ना, ये भी सेम एरिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के वहां पे ही शुरू हुई। ठीक है, तो ये भी वहीं पे शुरू हुई जहां पे आपके इंडस वैली, तो एग्जैक्टली सेम जगह पे आके वैदिक एज शुरू हुई है, जहां पे आपके उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो शायद वही लोग थे, बस इन्होंने शहर छोड़ के अर्बन लाइफस्टाइल अपना लिया। या आर्यंस आए, आर्यंस को शहर तो चलाने आते नहीं थे, क्योंकि ये नोमैडिक लोग माने जाते हैं। ठीक है, ये जानवर पालते थे अपने साथ, पेस्टोरल लोग थे, जानवर इन्होंने रखे हुए थे, गायें, ऐसे जानवर ये अपने साथ रखते थे, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर खुद जीतते थे। ठीक है, और बस एक जगह से दूसरी जगह चारा जैसे जैसे खत्म होता जाता था, आगे आगे मूव करते जाते थे। तो इस तरीके से या तो आर्यंस थे या इन्होंने ही आर्यंस का लाइफस्टाइल अपना लिया था। ठीक है, तो ऐसा कोई एक थ्योरी सही होगी, जिसके अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, पर कभी पूछा जाए तो याद रखना। अब वैदिक एज की बात की जाए, देखो वैदिक एज शुरू करने से पहले दो वर्ड्स का मतलब बता दूं, श्रुति और स्मृति का मतलब क्या होता है। श्रुति का मतलब होता है जो सुना गया है। देखो, स्टार्टिंग में जो वेद थे ना, वेद बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखे नहीं गए हैं, वेद बहुत लेटर एज में जाके लिखे गए हैं। स्टार्टिंग में वेदों को जो याद करने का, आगे बताने का जो तरीका होता था, वो होता था श्रुति से। श्रुति का क्या मतलब है कि बस लोगों को, जो टीचर होता था वो आगे वेद सुनाता था, जो स्टूडेंट्स थे उन्हें वेद याद करने होते थे। बाद में जब वो लिखे गए हैं उसे हम कहते हैं स्मृति, जब वो लिखे गए तब उन्हें कहते हैं कि अब स्मृति कर दी गई है। ठीक है, तो व्हाट इज रिटन वो स्मृति है, व्हाट इज हर्ड वो श्रुति है। ठीक है, क्लियर है। मेन हमेशा ही श्रुति मानी गई है, स्मृति क्योंकि बहुत बाद में जाके लिखे, ये बहुत बाद में जाके गए हैं, क्योंकि ओरिजिनली लिखना एक स्टाइल था ही नहीं। ठीक है, सब कुछ मेमोराइज करना ही एक्चुअली एजुकेशन का प्योर स्टाइल इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता था वैदिक एज में। अब वैदिक एज के टाइम चार तरीके की इंपॉर्टेंट किताबें थी। वेद बताने से पहले ये चार तरीके की किताबें बता दूं। सबसे पहले वेद तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट थे ही थे। चार वेद टोटल लिखे गए हैं इंडिया में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर और अथर्ववेद। उसके बाद आपके ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मण्स क्या थे? ब्राह्मण्स बेसिकली आपकी किताबें थी जिनके अंदर ये वेदों के साथ ना ये ब्राह्मण जुड़े हुए थे। हर वेद के अपने खुद के ब्राह्मण हैं। इसके अंदर क्या है कि जितने भी अंदर शब्द दिए हुए हैं वेदों के अंदर, कोई भी मंत्र दिए हैं या कोई भी रिचुअल कैसे परफॉर्म करना है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं।
ताकि जो भी आपके पंडित या जिसने भी परफॉर्म करना है वो अच्छे से हर चीज को समझ सके, उसका मतलब भी समझ सके। उसकी सारी की सारी यहाँ पे डिटेलिंग की हुई है कि कौन सी चीज कैसे है। ठीक है, तो हर इसी कारण हर वेद के अपने खुद के ब्राह्मण्स है जहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि इसका क्या मतलब होगा। टेक्स्ट वेदों का भी, ब्राह्मण्स का भी और सारी किताबों का ये संस्कृत ही रहा था। ठीक है, देखो संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं होती थी बाद में, मतलब जो इंडिया का मेन, हमेशा सारा एंशियंट इंडिया लगा लो अगर ब्रॉडली, ठीक है, इसलिए संस्कृत बहुत ही एलीट लैंग्वेज बन गई थी बाद वाले दौर में आते आते। स्टार्टिंग में जब ऋग्वेद, ऑब्वियसली जब वैदिक एज शुरू हुई है तब संस्कृत सबको पढ़नी अलाउड थी, धीरे धीरे रूल बदले, वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है अरंक्या। अरंक्या आपकी फॉरेस्ट बुक्स हैं। देखो ये ऐसी किताबें थी जो सिर्फ जंगल में जाके ही पढ़ी जाती थी, इन्हें बाकी जगहों पे मतलब सिविलाइजेशन के बीच में नहीं, जंगल के अंदर जाके पढ़ना है, क्योंकि इनके अंदर अपने खुद की बहुत सारी जंगल को लेके कोई जड़ी बूटियां जो यूज करनी है, इनकी सेरेमनीज रिचुअल्स में बोला जाता था कि जंगल में जाके ही इन्हें पढ़ना है और परफॉर्म करना है। ठीक है, लास्ट में उपनिषद। देखो उपनिषद 108 उपनिषद है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, ये आपकी पुरानी वे ऑफ टीचिंग है। उपनिषद का मतलब होता है कम हियर एंड सिट डाउन। तो जहां पे गुरु अपने सारे शिष्यों को कहते थे आओ मेरे पास आके यहाँ बैठो और सुनो सारी की सारी जो हिंदू फिलॉसफी है कि ब्रह्मांड क्या है, मेरा इस दुनिया में क्या काम है, ठीक है, क्या रोल्स हैं, ये जो सारी की सारी फिलॉसफी है हिंदू फिलॉसफी, वो उपनिषद में दी हुई है। ठीक है, तो उपनिषद आपकी फिलोसफिकल बुक है। तो इस तरीके से ये चार सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं आपकी जो वैदिक एज में लिखी गई हैं। तो अब चार वेदों की बात करें कि कौन से चार वेद आपके इस टाइम पे लिखे गए हैं। सबसे पहला जो वेद लिखा गया है वो है ऋग्वेद। देखो ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है, इन सारे वेदों में से। और ऋग्वेद की खासियत क्या है, ये वेद बहुत साल पहले लिखा गया है बाकी तीनों से। इसलिए जब हम वैदिक एज भी पढ़ते हैं ना, इवन वैदिक एज को हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक आपकी जिसे अर्ली या ऋग्वेद कह सकते हैं, ऋग वैदिक एज कह सकते हैं। दूसरी दूसरी आपकी लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज जब आपके बाकी तीन वेद लिखे गए हैं, और पहले वाले में सिर्फ जब ऋग्वेद लिखा गया है। ऋग्वेद के अंदर हजारों आपके शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें सुक्ता बोला जाता है, जिसका मतलब है वेल सेड। ठीक है, ये आपके अलग अलग देवी देवताओं की प्रेज में लिखे गए शब्द हैं। तीन सबसे मेन भगवान जिसके ऊपर ऋग्वेद के ऊपर टाइम पे फोकस था वो थी अग्नि, गॉड ऑफ फायर, इंद्र, गॉड वॉरियर गॉड, और सोम आपका एक स्पेशल ड्रिंक, बेसिकली शराब की वर्शिप करते थे तो उसकी। ठीक है, अब ज्यादातर जो ऋग्वेद में हाइम्स लिखे गए हैं ना वो मेन मेल्स के द्वारा लिखे गए हैं, पर फीमेल्स के द्वारा भी लिखे गए हैं। जैसे कि गार्गी एक बहुत ही फेमस राइटर है आपकी वैदिक एज के टाइम की, उन्होंने ऋग्वेदिक में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस टाइम पे आपके मेल और फीमेल में डिफरेंसेस बहुत कम थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेल्स भी पढ़ सकते थे, फीमेल्स भी पढ़ सकती थी। धीरे धीरे अगर तुम देखोगे फीमेल से बहुत सारे हक छीन लिए गए। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ऋग्वेद बार बार रिसाइट किया जाता था, सुना जाता था पढ़ने की जगह। ठीक है, तो ये जितने भी हाइम्स हैं ये डायलॉग्स के फॉर्म में हैं कि कैसे भगवान से बातें हो रही हैं, भगवान की तारीफों में बातें बोल रहे हो, भगवान से एक तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हो। जो बाद में ये लिखे भी गए हैं, ये बिर्च एक आपका पेड़ था, उसके जो बार्क है उससे आपके कागज बनाया जाता था और उसके ऊपर लिखा जाता था। मंत्र लिखा हुआ है, और ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन भी है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल का हिस्सा है, तो थर्ड मंडल उसका आंसर था। ठीक है,
नेक्स्ट है सामवेद। देखो सामवेद को बुक ऑफ चांट्स भी बोला जाता है और सॉन्ग्स भी बोला जाता है। यहाँ से माना जाता है कि जैसे इंडियन म्यूजिक की ओरिजिनेशन यहाँ से हुई। सारे के सारे शब्दों को कैसे पढ़ना है, किस टोन में बोलना है, क्या कैसे रिसाइट करना है, वो सारे जो अ, लाभ कैसे लेने हैं, वो सारी की सारी चीजें सामवेद में दी हैं। तो ये म्यूजिक की बुक है एक तरह से। ठीक है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर बेसिकली एक गाइड बुक थी आपके प्रीस्ट या कोई भी जिन्होंने भी सेरेमनीज परफॉर्म करनी है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा मिलती जुलती है इजिप्शियन टेक्स्ट बुक ऑफ डेड से। ठीक है। जहाँ पे कैसे कौन सी सेरेमनी परफॉर्म करनी है, क्या क्या अरेंज करना है, कौन सी सामग्री किस ऑर्डर में डालनी है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये सेरिमोनियल सैक्रिफाइसेस हर चीज की ये किताब है। यजुर्वेद के अपने खुद के दो हिस्से हैं, ब्लैक और वाइट। ऑब्वियसली रेफर करते हुए ब्लैक मैजिक और वाइट मतलब अ, साफ सारी सेरेमनीज को और ब्लैक सेरेमनीज को रेफर करते हुए। अथर्ववेद। अथर्ववेद जो थी, इसे खासकर आज भी कई बार लाल किताब रेफर किया जाता है। बेसिकली ये किताब है जिसके अंदर इनकेंटेशन, स्पेल्स, चार्म्स, इन सारी चीजों के बारे, तो ये जादू टोने की किताब है अथर्ववेद खासकर। तो अगर लॉन्ग टर्म में आप वेदों का भी डिस्टिंग्विश देखोगे ना, देखो स्टार्टिंग में भगवान की प्रेज और इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा विश्वास था। ठीक है। वर्शिप आपकी एक प्राइवेट वर्शिप होती थी, आपको किसी पंडित किसी की कोई जरूरत नहीं है, खुद ये सारी चीजें जाप करो खुद, क्योंकि हर कोई पढ़ सकती। चीजें देखोगे, सेरेमनीज बढ़ गई हैं, रिचुअल्स बढ़ गए हैं। ठीक है। लोगों का अंधविश्वास में धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा। ये सारी चीजों के कारण आपके बाद में पंडितों की, प्रीस्ट की भी ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि इन्हें बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्डर में फिर परफॉर्म करना पड़ा। ठीक है। तो ये सारी चीजों के सोसाइटी में धीरे धीरे रिलीजन का भी कैसे एवोल्यूशन हुआ है, उस चीज को भी ये दर्शाता है। नेक्स्ट चीज, आपके जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद ने ओरिजिनली आपकी सोसाइटी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। देखो ऋग्वेद ने जब 4 हिस्सों में डिवाइड किया सोसाइटी को, आज भी जैसे गवर्नमेंट जब भी अलग अलग प्रोफेशंस के लिए कोई ना कोई रूल्स फैसिलिटीज कुछ भी बनाना चाहती है, ऑब्वियसली हमें लोगों को डिवाइड करना पड़ता है, पर बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था। इसका क्या मतलब था कि लोगों में कोई अपने आप में फर्क नहीं किया जाता था डिपेंडिंग। जैसे अगर आज मैं कहूं कि टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग प्रोफेशंस अगर मैं रेफर करना शुरू कर दूं, तो इनमें मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी कर रहा हूँ। हर ये सिर्फ एक प्रोफेशंस है। वैसे ही इस जमाने में वैदिक एज में आप क्या काम करते हो इसके बेसिस पे डिवीजन की गई थी, जिन्हें वर्ण कहते थे स्टार्टिंग में, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन की गई थी। ठीक है। एक सिंगल परिवार से, जैसे ये चीजें लिखी भी हुई हैं कि एक सिंगल परिवार के अंदर सारे वर्ण के लोग हो सकते हैं। जैसे एक जगह लिखा गया है कि मैं जो लिख रहा था, ऑब्वियसली जो लिखने का काम होता था वो ब्राह्मण्स को दिया जाता था, कि मैं लिखना पढ़ना उनका काम है, वो ब्राह्मण्स थे। तो मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे भाई फौज में है, वो एक क्षत्रिय है। ठीक है। मेरे फादर खेती करते हैं, वो शूद्र है। तो एक सिंगल पर्सन की फैमिली के अंदर तीनों के तीनों वर्ण एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था। ये चीज याद रखना, आप काम करते हो, जैसे अगर लिखने पढ़ने रिकॉर्ड्स का आपका काम है, आप ब्राह्मण हो गए। अगर आप गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन या मिलिट्री में हो, आप क्षत्रिय हो गए। अगर आप बिजनेस करते हो या मर्चेंट हो, आप वैश्य हो गए। और अगर आप एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों का ध्यान रखने के लिए, या आप एग्रीकल्चर में हो, तो आप शूद्र हो गए। तो ये सिर्फ एक डिस्टिंक्शन थी कि आप ऑक्यूपेशन क्या फॉलो करते हो। ठीक है। इनमें आपस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऋग वैदिक टाइम पे नहीं थी। पर लेटर वैदिक आते आते ये जो चीज थी ना, इसे एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे कर दिया गया। देखो सबसे पहले ये चीज समझा दूं, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ का क्या मतलब होता है। ये जब भी आपने पेपर में भी कहीं लिखना हो ना, इस चीज को याद रखना, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ ही लिखना है। ठीक है। क्योंकि एक्सीडेंट ऑफ बर्थ क्या होता है कि क्योंकि बर्थ आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप किस परिवार में बॉर्न हो गए, ये प्योरली कोइंसिडेंट है कि आप कौन सी फैमिली में बॉर्न हो रहे होते हैं, इसलिए आपकी एक्सीडेंट ऑफ बर्थ वर्ड यूज किया जाता है।
तो जो चीज, जो वर्ण स्टार्टिंग में बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन बनाए गए थे कि आप कौन सा काम करते हो, बाद में इन्हीं लोगों ने अपने आप को फिक्स रोल में कर दिया। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था ब्राह्मण्स और क्षत्रिय से, क्योंकि ब्राह्मण्स आपके ज्यादातर प्रीस्ट यहाँ से थे, इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया रिलीजन। क्षत्रिय राजे यहाँ से थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से थी, इनके पास पावर थी। इन दोनों सेक्शंस ने मिलकर अल्टीमेटली कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि हमारे पास जो पावर आई हुई है, जो हमारे पास अथॉरिटी आई हुई है, वो हमारे पास ही रह जाए, हमारे परिवार के पास ही रह जाए। इस कारण हम इसे फिक्स बना देते हैं। धीरे धीरे क्योंकि लोगों ने खुद वेद पढ़ने बंद कर दिए थे, क्वेश्चन करना बंद कर दिया था रिलीजन के ऊपर, एग्जिस्टेंस में आ गया, जहां पे ब्राह्मण्स ने अपने आप को एक टॉप पोजीशन पे फिक्स कर लिया, जहां पे उन्होंने ये बोला कि ब्राह्मण, बाकी जितने भी वर्ण है, इनका काम है कि इनसे ही पूजा करवानी है, पूजा करवाने के बाद इन्हें गिफ्ट्स देने ही देने हैं। ठीक है, तो बेनिफिट ज्यादा। क्षत्रिय राजे पहले क्या होते थे, राजे फिक्स नहीं होता था कि एक ही परिवार के लोग ही राजा बनेंगे, आगे जाके अभी बताता हूँ। पर बाद में जब राजे को लगा कि मैं अपने ही बेटे को आगे राजा बना लूं, उसे लगा मैं अपने बेटे को बना लूं, तो ऑब्वियसली पोजीशन फिक्स करनी जरूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने भी ब्राह्मण्स के साथ मिलके रिलीजन के थ्रू अपनी पोजीशंस फिक्स करनी शुरू कर दी। वैश्याज आपके ट्रेडर्स थे, इन्हें भी वेद पढ़ने अलाउड नहीं थे और शूद्र को भी वेद पढ़ने अलाउड नहीं थे। ठीक है, शूद्र का प्योरली काम ये बोला गया था कि इन्होंने बाकी तीनों को सर्व करना है, बस ये इनका काम होगा। ये एक्सीडेंट ऑफ बर्थ की थ्योरी में ये चीज फिक्स कर दी गई थी। ठीक है, वैश्य तब भी आपके खुद पूजा थोड़ी बहुत ही परफॉर्म कर सकते हैं, शूद्र को कुछ भी खुद करना अलाउड नहीं था, उन्हें ब्राह्मण्स की ही मदद लेनी है और गिफ्ट्स देने हैं। ठीक है, और ये चीज फिक्स कर दी गई, तो यहीं से डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ा। जो ये पहले सारे इक्वल लेवल पे थे, ये तभी एक लैडर फॉर्म में आ गए, जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी कारण ये ऐसी लैडर बन गई, जहां पे ब्राह्मण्स ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा और शूद्र को सबसे नीचे गिरा दिया गया। पर बात यही थी कि ओरिजिनली जब ये सिस्टम शुरू हुआ था, तब ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं थी। तब ये सिर्फ प्योरली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन होता था, बाद में ये एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे हो गया। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा चीजें आपके नोट्स में भी दी हुई हैं, दास, वो सारी चीजें आप साथ साथ स्टडी कर लीजिएगा लेक्चर में। अब वेबसाइट के साथ साथ सारी चीजें पोस्ट की जा रही हैं, उन सारी चीजों को पढ़ लिएगा। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ वुमेन। स्टेटस ऑफ वुमेन में आपकी अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज में वुमेन के स्टेटस में अगर फर्क पड़े, देखो अर्ली वैदिक टाइम पे ना आपकी दो पॉलिटिकल बॉडीज एग्जिस्ट करती थी अर्ली एज के टाइम, जिन्हें कहते थे सभा और समिति। सभा और समिति क्या थी? सभा एक तरीके से गैदरिंग थी, गैदरिंग ऑफ ऑल एल्डर मेल्स। देखो जो वैदिक सोसाइटी थी, वैदिक सोसाइटी ना एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी अपने आप में। तो पेट्रियार्कल का क्या मतलब होता है? देखो पेट्री वर्ड जहां पे भी आता है ना, पेट्री का मतलब होता है मेल्स, आर्कल का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली जो होता था, वो हमेशा जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा, लेट्स सपोज किसी फैमिली के जो ग्रैंडफादर हुए, दादाजी हुए, कोई भी हुए, वो जो सबसे बड़े मेंबर हैं, वो अपने आप ही पूरी परिवार के हेड वही होंगे, मेल हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, ये जो सभा थी, सभा के अंदर जितने भी परिवारों के मेल हेड थे, सबसे एल्डर मेंबर था मेल, वो सब एक साथ बैठते थे, और कोई भी जो ट्राइब का फैसला लेना होता था, देखो इस टाइम ट्राइब्स एग्जिस्ट करती थी, ट्राइब्स को बोला जाता होता था जन। आज भी कई बार हिंदी में जब हम जनगणना, जन वर्ड का मतलब ही पीपल होता है, तो उस टाइम पे क्योंकि ट्राइब्स रहती थी, ट्राइब को इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती थी वैदिक एज के टाइम पे, अर्ली वैदिक के टाइम पे तो खासकर। ठीक है, तो ये सारे लोग एक साथ मिलके फैसले लेते होते थे कि हमने क्या काम करना है। तो जहां पे एल्डर मेल, सारे मेल्स भी नहीं, सिर्फ जो सबसे बड़ा मेंबर है फैमिली का,
क्योंकि फैमिली के बिहाफ पर डिसीजन उसने लेना है। ऐसी चीजें जो फैमिली लॉज और ऐसी चीजों को इफेक्ट करती हैं, वहां पे सभा बुला ली जाती थी, सारे एल्डर मेल्स इकट्ठे हो जाते थे। समिति क्या होता था? ऑल एडल्ट्स ऑफ द ट्राइब। एक ट्राइब के सारे एडल्ट्स एक जगह पे इकट्ठे होते थे, जिसमें मेल्स भी हो गए और फीमेल्स भी हो गई, और सारी की सारी ट्राइब एक साथ मिलके फैसला लेती थी, वो समिति होती थी। ठीक है, ये ऐसे फैसले होते थे जो पूरी ट्राइब को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई वॉर पे जाना है, कुछ भी जाना है, उस टाइम पे कोई आर्मी उर्मी नहीं होती थी, आपस में सारी की सारी ट्राइब ही एक साथ लड़ती थी। तो एक साथ लड़ना है तो एक साथ फैसले भी लेने जरूरी है, इसी कारण ऐसे आपकी ये सारी की सारी एक साथ बनाई जाती थी। ठीक है, बाद में जाके लेटर वैदिक टाइम पे इस चीज का क्या हुआ, ये सभा समिति इन दोनों की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। बाद में राजाओं ने जगह ले ली, इस कारण वुमेन जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती थी इस समिति के यहाँ पे, वो डिसीजन मेकिंग से भी वो गई। दूसरी चीज जो अर्ली वैदिक टाइम पे वुमेन को मिलती थी, वो था कि वो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकती थी, वो किससे शादी करवाना चाहती है, इसका पूरा ऑप्शन था। कोई सती नहीं एग्जिस्ट करती थी, कोई डॉरी नहीं एग्जिस्ट करती थी। सती होता है जब हस्बैंड की डेथ होती थी तो जिंदा वाइफ को जला देते थे साथ में। और ना ही डॉरी जो दहेज दाज की सॉरी जो परंपरा है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। पर बाद में ऐसा नहीं हुआ, बाद में लाइफ पार्टनर जो घर के मेल्स हैं, बड़े मेल्स हैं, वही चूज करने लग गए। इसके साथ साथ सती और डॉरी भी एग्जिस्टेंस में आ गई। तो सोसाइटी वैदिक टाइम में ही बदलती गई है। देखो जैसे जैसे रिलीजन स्ट्रांग होता गया, रिलीजन के पैर रूट्स पकड़ता गया एक तरह से रिलीजन, लोग खुद पढ़ना बंद करते गए रिलीजन को, एक प्राइवेट वर्शिप की जगह लोग पंडित ब्राह्मण इनका साथ ज्यादा लेने लग गए पढ़ने के लिए। धीरे धीरे आपकी सारी की सारी इस रिलीजन के अंदर करप्शन पैदा हो गई। ठीक है, जब लोगों ने क्वेश्चन करना बंद कर दिया, ऑब्वियसली सारे के सारे पंडित ब्राह्मण कभी भी गलत नहीं होंगे, पर कई जिन्होंने अपने लिए फायदा उठाना था उन्होंने अपने लिए फायदा उठाते गए। पर उसके चलते हुए एक तो बाकी जो वर्ण के अंदर लोग थे उनकी कंडीशन बुरी होती गई, और वुमेन की कंडीशन भी बुरी होती गई। क्योंकि वुमेन को स्टार्टिंग में जैसे वेद पढ़ने का हक था, जैसे मैंने आपको गार्गी का एग्जाम्पल बताया, ठीक है, बाद में वुमेन को कोई पढ़ने का हक नहीं रहा, उनका स्टेटस शूद्र के बिल्कुल बराबर रखा गया। ठीक है, कि उनका पूरा काम सिर्फ यही है कि हस्बैंड की सेवा करना, उन्हें सब्जुगेट कर दिया गया था मेल्स के अंडर। पहले अर्ली वैदिक के टाइम पे मेल और फीमेल बराबर थे, इक्वल स्टेटस था। बाद में लेटर वैदिक के टाइम मेल मेंबर के अंडर होगी फीमेल मेंबर, जो मेल कहेंगे फीमेल्स को वही करना है। तो इस तरीके से आपकी डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती गई ये सारी चीजों में। नेक्स्ट है मोनोगैमी। मोनोगैमी सबसे कॉमन शादी का तरीका। देखो मोनोगैमी का क्या मतलब होता है, आपकी शादी को चार तरीकों में पढ़ सकते हैं: मोनो, पॉली, गैमी, एंड्री। यहाँ पे दो वर्ड बने, मोनोगैमी, और ये वाला यहाँ पे जुड़ के पॉलीगैमी। यहाँ पे दो वर्ड बने, मोनो एंड्री और आपका पॉली एंड्री। देखो मोनो का मतलब होता है वन, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, गैमी का मतलब होता है वाइफ, एंड्री का मतलब होता है हस्बैंड। मोनोगैमी का मतलब होता है वन वाइफ, पॉली एंड्री का मतलब होता है मल्टीपल वाइफ्स। मल्टीपल वाइफ्स। मोनो एंड्री का मतलब होता है वन हस्बैंड, पॉली एंड्री का मतलब होता है मल्टीपल हस्बैंड्स। ठीक है, जैसे आपके महाभारत में था। तो इस तरीके से ये सारी
मैरिज के इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते होते हैं। तो अर्ली वैदिक टाइम पे मोनोगैमी सबसे आम चीज थी कि एक ही वाइफ होती थी, एक ही हस्बैंड एक ही वाइफ, ठीक है। और पॉलीगैमी रेयर थी, सिर्फ कुछ परिवारों में पॉलीगैमी थी। बाद में लेटर वैदिक में पॉलीगैमी काफी ज्यादा आम हो गई थी, बहुत सारे लोग मल्टीपल वाइफ्स रखने लग गए थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस परिवार में मल्टीपल वाइफ्स होंगी, वाइफ्स का स्टेटस अपने आप ही डिक्लाइन होगा, ठीक है। अर्ली वैदिक टाइम पे वुमेन को रीमैरी करने की परमिशन थी, वो दोबारा से अगर विडो हो गई हैं तो वो दोबारा से शादी करवा सकती हैं, ठीक है। पर बाद में या तो उनके साथ सती कर दी जाती थी, जिंदा ही जला दिया जाता था हस्बैंड की डेथ के टाइम, या अगर वो विडो रही तो उन्हें एक तो ये बोला जाता था, देखो सती को किस चीज से जोड़ दिया गया था, ज्यादा प्यार करती है। एक्चुअली सती का कारण कभी भी इससे नहीं था, सती का सारा कारण इकोनॉमी था। अब ये कैसे? देखो प्रॉब्लम ये थी, क्यों ऐसे मतलब, और पैसे के पीछे आज ये सोच के कि कैसे कर सकते हैं, आज सोच के लगेगा कि किसी जिंदा इंसान को कैसे जलाते हैं, पर देखो इकोनॉमी के पीछे क्या करते थे, और बाद में से रिलीजन का सबूत क्या दिया गया। देखो अगर एक हस्बैंड है, वाइफ है, वाइफ का कोई बच्चा है, मतलब हस्बैंड वाइफ का कोई बच्चा भी है, हस्बैंड की डेथ हो गई, अगर इस वाइफ ने कहीं और किसी के साथ शादी करवा ली, तो जो प्रॉपर्टीज हस्बैंड की थी ऑब्वियसली वही प्रॉपर्टी वाइफ की होगी, अगर इक्वल स्टेटस था तो वही वाइफ की प्रॉपर्टी होगी। वो इस प्रॉपर्टी को लेके दूसरे परिवार में चली गई है। तो जिस ओरिजिनली इस परिवार में ये जो मेल बिलोंग करता था, इस परिवार को लगता था कि हमारे यहाँ से प्रॉपर्टी जो हमें मिलनी चाहिए थी अब ये चली गई, दो वो वाइफ को बिलोंग करती थी प्रॉपर्टी, पर उन्हें लगता था वो प्रॉपर्टी दूसरे परिवार में क्यों जाए, हमारे पास ही रहना चाहिए। इसी कारण उन्होंने वाइफ को सती करवाने पे मजबूर कर दिया था कि सती करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसका ये रख दिया गया कि जो वाइफ अपने हस्बैंड को प्यार करती थी सिर्फ वही कर सकती है। तो ऑब्वियसली सारे समाज के आगे साबित करने के लिए बहुत सारी फीमेल्स को बैठना ही पड़ता था जलती आग में, नहीं तो उन्हें बांध भी दिया जाता था, अगर उन्हें लगता था ये उठ के भाग लेंगी तो उन्हें बांध दिया जाता था, जला दिया जाता था, और सारे लोग खड़ के वहां पर देखते थे। पर तब भी लेट्स सपोज किसी ने रेजिस्ट किया और उन्होंने सती नहीं की, विडो की लाइफ बहुत ही मिजरेबल है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता था, ऑब्वियसली घर से निकाल दिया तो प्रॉपर्टी भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें हस्बैंड की डेथ के बाद घर से निकाल दिया जाता था, और उन्हें रीमैरिज करने की कोई परमिशन नहीं होती, मतलब घर से बिल्कुल बाहर निकाल दिया। ओरिजिनली जो उनके पेरेंट्स का घर था उन्हें वो वापस नहीं लेते थे, तो बस वो इधर दर दर के धक्के खा खा के ही अपनी जिंदगी फिर गुजारा करती थी। तो बहुत ही बुरी लाइफ थी विडो की। पॉलिटी की बात करें, यहाँ पे इनके टाइम पे पॉलिटी कैसी थी, तो देखो बिल्कुल अर्ली टाइम पे जो राजा थे ना, राजा की ना कोई कैपिटल शहर होता था, क्योंकि छोटी सी तो ट्राइब होती थी, सारे एक साथ ही रहते थे। जो राजा होता था गांव में ही सारे ट्राइब के साथ एक आम घर में ही रहता था, तो ना उसके कोई किले थे, ना उसे कोई आर्मी बनाने की जरूरत होती थी, जब भी लड़ाई होगी सारा गांव एक साथ मिलके आएगा, लड़ लेंगे वो। और इसी कारण फिर कोई टैक्सेस कलेक्ट करने का भी कोई सिस्टम नहीं होता था, राजे को पूरा सिस्टम जो था वो गिफ्ट्स के ऊपर चलता था। जो इंसान जितना पैसा दे के जाना चाहता है राजे को, वो दे के जा सकता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट लीजिए, जो भी आपने इसका करना चाहते हैं आप कीजिए। राजा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखता था, पर राजा हमेशा इलेक्टेड होता था, लोगों के द्वारा चुना जाता था, पूरे गांव में से किसी भी एक पूरी ट्राइब को जो लगता था ये इंसान सबसे समझदार है, उस इंसान को वो राजा बना देते थे, और उसका काम होता था पूरी की पूरी ट्राइब का ध्यान रखना। जब उसकी डेथ हो जाएगी उस राजा की, फिर सारे गांव में से किसी नए पर्सन को इलेक्ट कर लेते थे वो, ठीक है। इसी कारण उसकी पोजीशन कोई हेरिडिटरी नहीं थी, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा ये कोई जरूरी नहीं था। राजा खुद नहीं सारे काम करता था, वो अपने काउंसिल से सजेशन ले लेके काम करता था, प्रीस्ट और सेनापति जो उसके काउंसिल में होते थे वो उनसे पूछ पूछ के सजेशंस ले लेके काम करता था, ठीक है। पर लेटर वैदिक की बात करें, देखो जैसे जैसे एजेस बढ़ी आपकी, जैसे जैसे वॉर्स बढ़ी हैं और लड़ाइयां होने लगी, क्योंकि लड़ाइयों के टाइम राजे की खासकर इंपॉर्टेंस रहती थी, क्योंकि लीडर चाहिए होता है लड़ाई में, सारी जो कमांड दे सके।
तो जैसे जैसे लड़ाइयां बढ़ी आपस में, ट्राइब्स में लड़ाइयां बढ़ी, वैसे वैसे लेटर वैदिक में जाते हुए क्या हुआ, ये जो राजे थे इनकी पोजीशन स्ट्रांग होती गई, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। लेटर वैदिक में तभी जो आपकी सभा और समिति जैसी जो बॉडीज थी, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, राजे की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। राजे ने फिर किले भी बनाने शुरू कर दिए, फौज भी रखनी शुरू कर दी। ये दोनों चीजें रखनी है तो ऑब्वियसली लगातार पैसा भी चाहिए, टैक्सेस का सिस्टम भी बनाया गया। अपनी पोजीशन को हेरिडिटरी, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये भी कर दिया गया। और अपनी पोजीशन को स्ट्रांग दिखाने के लिए बड़ी बड़ी सेरेमनीज भी उन्होंने परफॉर्म करनी शुरू कर दी, जहां पे पता चले कि राजा कितना शक्तिशाली है। तो बड़े बड़े हवन, ऐसी सारी चीजें उन्होंने परफॉर्म करवानी शुरू की ताकि लोगों में दिखे वो कितने पावरफुल है। इकोनॉमी में भी एवोल्यूशन हुआ था अर्ली वैदिक, जब वो अभी नए नए सेटल ही हुए थे, रूरल इकोनॉमी थी। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पेस्टोरल लोग थे, चारा खिलाते थे और इससे यही इनकी मेन लाइफ थी। ठीक है, जानवरों के प्रोडक्ट पे खुद जीते थे, इन्हीं चीजों का ये ट्रेड और ये सब कुछ करते थे। लेटर वैदिक में जाते जाते धीरे धीरे एग्रीकल्चर फिर से इवॉल्व होने लगा, और एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन हुई, वीट, राइस, ये सारी चीजें दोबारा से इन्होंने अब उगानी शुरू की। ठीक है, इस कारण आपकी वैश्यास भी धीरे धीरे अमीर होने लगे थे, क्योंकि प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, ट्रेड बढ़ेगा, सब कुछ ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है, लास्ट में बस एक ज्योग्राफी का फैक्ट बता दूं, देखो जो अर्ली वैदिक टाइम था, जैसे मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की साइड ही थे। पर इंडस वैली के टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि वो कभी गंगा यमुना के प्लेन्स में क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि वहां पे जंगल थे, जंगल काटने जरूरी थे। तो इनके पास आयरन था, इन्होंने वहां के जंगल क्लियर किए। लेटर वैदिक में ये गंगा यमुना के जो प्लेन्स हैं, ये यहाँ पे भी एक्सपैंड कर चुके थे, जो आज जो यूपी बिहार का इलाका है, इस साइड को भी ये एक्सपैंड कर गए थे। तो सारे नॉर्दर्न प्लेन्स में धीरे धीरे ये बढ़ते गए थे। तो ये था आपका ये लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड सी यू।